आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। और ये आज हम लोग फोर्थ नंबर का जो पेज है स्पीडी का वो डिस्कस करेंगे। हम एक पॉइंट इनिशियली पॉइंट आउट कर दें, ठीक है, कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी ये क्लासेस करवाए जा रहे हैं, बस आपको इसको पेशेंसली देखना है, ठीक है, क्योंकि ये 10 मिनट और 15 मिनट में चीजें ये कंप्लीट नहीं हो सकती। जब हमने आपको कहा है कि आप साइंस में मास्टर इन द सेंस होता है कि आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज बीपीएससी हो, पीएसएससी हो, बिहार दरोगा, आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे। अंत तक देखिएगा, पूरा हमने प्लेलिस्ट एक बना दी है। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूं। और आप लोगों का कमेंट देके मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर कुछ अच्छा चीज अगर यूट्यूब पे हम रखे, कुछ अच्छा बेहतर चीज हम लोगों को बताने की कोशिश करें, तो वो उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है आपका कि सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, ये है मिट्टी का तेल, ईथर, बेंजीन और जल। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम बीच में डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, ये मैदान आपका है, ये खेल आपका है, तो जीतना भी आपको है। ठीक है, अगर जीतना है तो यू नीड टू बी लाइक ए वॉरियर, और वॉरियर हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, सो पेज नंबर 4 है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जब इस्पात जैसी धातु की छर, ठीक है, क्या बोला गया कि जब इस्पात जैसे धातु का छर को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है? तो वो बन जाता है, ये प्लास्टिक हो जाता है। अब ये तो चीज आप समझ गए कि जब भी, ठीक है, एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा फोर्स जिसके बाद कोई भी वस्तु अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। मान लीजिए आपने किसी चीज को खींचा और फिर से वो अपने शेप में आ गया, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था, जिसको आप बोलते हो इलास्टिसिटी। बट आपने उसको इतना फोर्स लगा दिया कि वो वापस ही नहीं आया, तो वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि दो चीज आपको यहां याद रखना है। पहला तो आपने ये समझा कि अगर इस्पात का केस दे, दैट मींस स्टील के बारे में अगर बोले कि क्या बोला गया कि प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर तान दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? वो प्लास्टिक बन जाता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहां बोला गया है प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक दो तरीके का होता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बताऊंगा क्या इस पे पूछा गया, ध्यानपूर्वक। ठीक है, एक होता है प्लास्टिक, एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, अगर आप उसको फिर से हीट देते हो, मान लीजिए आपने इसको बहुत लंबा कर दिया, ठीक है, अब अगर उसको हीट दोगे तो वो वापस आ जाएगा। हीट दोगे तो फिर से अपना शेप जो छोटा था उसमें आने की कोशिश करेगा, रीगेन शेप ले सकता है। बट जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, अगर एक बार वो अपने, बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर उसमें आपने इतना लगा दिया, ठीक है, तो फिर से वो वापस नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन है, तो याद रखिएगा इस्पात एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हीट देंगे तो ये वापस आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है आपका बेकेलाइट। और क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? मैंने क्या बताया, जो एक लिमिट के बाद अगर वो क्या करता है, अपना जो पहले वाला शेप है वो रीगेन नहीं कर पाता है, तो क्या है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? बेकेलाइट। ये क्वेश्चन, बेकेलाइट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि जो बेकेलाइट होता है बेसिकली क्या से बना होता है, तो आपको याद रखना है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्या से बना होता है? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको स्टील से याद रखना है, ये प्लास्टिक है। बेकेलाइट याद रखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बेकेलाइट क्या से बना होता है, तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इस्पात है, जो स्टील है, ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है? ऐसे बहुत सारे मिक्सचर से बनता है, ठीक है, बट दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक है आपका क्रोमियम और एक है निकल। और आयरन तो मेन कंपोनेंट है ही उसका, तो क्रोमियम एंड निकल आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से ये याद रखोगे। अब एक पॉइंट आप लोगों के द्वारा एक कंफ्यूजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां से तीन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पहला अगर बोले आपको कि सबसे शुद्ध, ठीक है, सबसे शुद्ध आयरन लोहा कौन सा होता है, तो आपको बोलना है पिटुआ लोहा। क्या होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन?
पिटवा लोहा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रॉट आयरन, WROUGHT। प्लीज याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, सबसे प्योर फॉर्म वाला अगर आयरन बोले तो क्या होता है आपका रॉट आयरन। इसके बाद अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा मृदु लोहा, मृदु लोहा यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और एक बोला जाता है आपका कि जो सबसे, ठीक है, पूछा जाता है कि जो एक कच्चा लोहा, ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेस, जो भट्ठी होता है, जो भट्ठी में जो लोहा बनता है वो किस टाइप का लोहा होता है, तो याद रखिएगा वो कच्चा लोहा वहां से बन के निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन या कास्ट आयरन। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर आपको बोले कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, तो आप बोलोगे रॉक आयरन, ठीक है, या आप बोलोगे आप पिटवा लोहा, ठीक है, या उसके बाद आपको बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में बनाने में कौन सा यूज होता है, तो आप बोलोगे सॉफ्ट आयरन। और जो भट्ठी में, ठीक है, जो भट्ठी में आपका जो निकलता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो ये बोलना कच्चा, ठीक है, कच्चा आयरन उसको बोल सकते हो, या इंग्लिश में डायरेक्टली याद रखोगे तो पिग एंड आपका कास्ट आयरन। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एक आवेशित खगोल गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब भी, ठीक है, जब भी आपका जो ठनका ठनकता है, जो बिजली चमकता है, तो लोग बोलते हैं गाड़ी में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी जो होता है क्या होता है, खोखला होता है, अंदर से उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई खोखला चीज है और अगर उस पर बिजली गिरती है, अगर उस पर चार्ज आता है, तो जो खोखला वाला जो पार्ट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। चार्ज जो होता है अपने आप को उस बॉल पे, आउटर में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, आवेश जो होता है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसीलिए जब भी ठनका ठनकता है या आपका बिजली चमकता है, आपको ये बताया जाता होगा कि जो आपका गाड़ी है, ठीक है, या आपका बस है, उसके अंदर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक शील्ड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो वहां क्या होता है, आपका विद्युत एक आवेश खोखले जो गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, याद रखिएगा। जो खोखला, तो उसके अंदर जो होगा, ठीक है, उसके अंदर जो क्या होगा वो होगा आपका शून्य, ठीक है, वहां कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका वहां शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको अंदर में 0 होगा। अब यहां से कुछ कुछ पॉइंट याद रखोगे, जैसे कि आवेश का बात किया। आवेश मतलब होता है आपका चार्ज। चार्ज का यूनिट पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कूलम। क्या याद रखोगे? कूलम, COULOMB, कूलम। इसको एक और यूनिट दिया गया है एम्पेयर सेकेंड। ये चीज मैंने आपको समझाया था, प्लीज याद रखिएगा। I इक्वल टू होता है आपका Q/T, ठीक है, इस पे फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, इसी पे न्यूमेरिकल दिया जाएगा। तो I जो होता है आपका करंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एम्पेयर में लेते हैं। Q जो होता है आपका कूलम, जो हम लोग चार्ज बोलते हैं, और T याद रखिएगा हमेशा सेकेंड में लेते हैं। तो अगर यूनिट पूछे आपको, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो दो आपको याद रखना, एक तो कूलम याद रखना है और एक आपको याद रखना है एम्पेयर सेकेंड। क्योंकि ये है तो Q को लिखोगे तो Q इसको आप I इंटू टी भी लिख सकते हो। तो I जो हो जाएगा आपका करंट मतलब एम्पेयर, T जो हो जाएगा सेकेंड। तो एम्पेयर सेकेंड बोले या आप कूलम बोले, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, थंडरिंग का बात हुआ है। देखिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ना कि जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो वो चीज भी हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थंडरिंग है, ठीक है, जो थंडरिंग जो होता है, ठीक है, थंडरिंग के बारे में हमने बात किया था। तो थंडरिंग होता है तो कौन सा गैस, ठीक है, निकलता है, तो आपको याद रखना है NO2। तो यहाँ 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं ध्यान से समझिएगा, जो जो बोलने जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बोलूं कि जो वोल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी निकलता है, तो उसमें सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा गैस कौन सा निकलता है पूछा गया। तो आपको याद रखना है जल वाष्प, जिसको आप बोलते हैं वाटर वेपर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब आपका अर्थक्वेक होता है, ठीक है, तो वातावरण में कौन से गैस का मात्रा आ जाता है, तो याद रखिएगा रेडॉन। और रेडॉन याद रखिएगा वातावरण में नहीं पाया जाता है, बट जब अर्थक्वेक होता है तो वो वातावरण में आ जाता है, और रेडॉन एक अक्रिय गैस है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 2 आप समझ गए, तो आप एक याद रखना है आपको, तीसरा आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने बोला आपको ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, आपको जल वाष्प याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है अर्थक्वेक आता है तो कौन सा एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस बढ़ जाएगा, तो रेडॉन बढ़ जाएगा। और तीसरा याद रखना है कि जब लाइटिंग होगा, ठीक है, जब लाइटिंग होगा, थंडरिंग होगा,
तो याद रखिएगा कौन सा, तो आपका N2O जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी NNO2 नाइट्रोस, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा तीनों, सबसे पहले वाटर वेपर मैंने बोला, ज्वालामुखी अगर होगा तो, और फिर से रेडॉन बोला जब आपका अर्थक्वेक होगा, और थंडरिंग बोला तो क्या होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो N2O जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लफिंग गैस, ठीक है। इसको किसमें यूज किया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो आप ये याद रखोगे N2O का फॉर्मूला, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और याद रखिएगा ये दरोगा का आई थिंक 2400 वाला में था, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। SO2 जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट जो अगर मैं यहाँ N2O लिखता हूं, जो आप लफिंग गैस जिसको बोलते हो, जो एज ए एनेस्थेसिया के रूप में यूज होता है। एनेस्थेसिया समझते होगे ना, जब किसी को ऑपरेशन करना होता है तो वो पार्ट उसको सुन्न कर दिया जाता है, ठीक है, तो एनेस्थेसिया के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और जो भी मैं बोलूं मतलब आप समझ लो क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है, ऐसे ही मैं दिमाग में उन चीजों को नहीं रखा हूं, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो N2O आपको याद रखना है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ आइए 1 एम्पियर में, अगर मैं बोलूं 1 एम्पियर, आप ये सब पूछा गया, जल्दी से करेंगे। 1 एम्पियर में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 1 एम्पियर अगर आपको फ्लो करना है किसी वायर से एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन, तो कितना आप इलेक्ट्रॉन पास करोगे, तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपको पास करना पड़ेगा, तब 1 एम्पियर करंट, उससे निकाल भी सकते हो। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी पूछा गया, तो क्या याद रखोगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है, याद रखोगे। और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक, उसमें सबसे हल्का क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, वो कितना कम होता है, अगर बोलूं प्रोटॉन से तो 1836 टाइम कम होता है। इस तरीके से बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि जो प्रोटॉन का जो वेट होता है, ठीक है, भार जो होता है, ठीक है, वो 1836 टाइम इसका होता है इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों पूछा गया, याद रखिएगा। और आपको पता है, बाकी आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां हम लोग आते हैं कि स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में, ठीक है, प्रयोगतम घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका आंसर होता है वर्टिकल, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको वर्टिकल इसका याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, यही क्वेश्चन था, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में, ठीक है, प्रयोग करने वाले जो घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाते हैं, तो आप क्या याद रखिएगा वर्टिकल, इसको ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता है इंग्लिश हिंदी में, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहां है आपका कि शुद्ध रूप से, ठीक है, प्रेरिक एक विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब होता है आपका पाथ जिससे करंट जाता है, में धारा और वोल्टेज, धारा मतलब करंट, ठीक है, और वोल्टेज मतलब वोल्टेज, ठीक है, डैश पक्ष है, मतलब डैश पक्ष है मतलब कि दोनों के बीच में, बेसिकली क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। मान लीजिए, देखिए जब भी करंट फ्लो होगा, क्यों फ्लो होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से फ्लो होता है। आपको पता है एक बैटरी का एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और उसमें लगा हुआ वायर तो फ्लो होगा, क्यों, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना। वोल्टेज का डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो वोल्टेज होगा, ठीक है, और जो करंट होगा उसके बीच जो, याद रखिएगा, जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा 90 होता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, पूरा ही समझा दूंगा। अब ये देखिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, प्रैक्टिकली जब हम लोग मैक्सिमम जब हम लोग यूज करते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, जब उसको वेव के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन यहां दिखाइएगा, साइनोसॉइडल वेव यूज करते हैं मेनली, जनरली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये है आपका, ये जो व्हाइट से मैंने ड्रॉ किया है ये आपका वोल्टेज का वेव, ठीक है, और जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है ये आपका करंट का वेव। तो अगर ये फ्लो होंगे तो याद रखिएगा, देखिए ये अगर ये व्हाइट वाला देख रहे हो,
व्हाइट वाला अगर 90 पे है, एकदम मैक्सिमम किया है, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब ये मैक्सिमम 90 पे है, ठीक है, तब ये कहाँ है, ग्रीन वाला देखो यहाँ 0 पे, क्योंकि ये 0 डिग्री है ना, ये 0 है, ठीक है, ये एक्सिस है। फिर से यहाँ देखो, फिर से यहाँ देखो, ये पॉइंट पे देखो, ये 90 है, तो ये कितना पे है, फिर से 0 पे है। तो ये आपको समझ में आया कि जो करंट एंड वोल्टेज जो होता है, कोई भी अगर आप मतलब किसी भी परिपथ में, किसी भी आपके पाथ में, वो एक दूसरे का कितना रहता है, फेज डिफरेंस जो दोनों का रहेगा, ज्यादा नहीं जाना है, जितना समझा रहा हूं, ये वेव याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है, उतना मतलब नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो ये करंट में आ जाता है, ठीक है। चीज समझ में आए कि जो आपका दोनों का वेव भी मैंने आपको समझाया। अब कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले जनरली जो वेव अगर मुझे दिखाना है करंट का या वोल्टेज का, किस वेव में दिखाते हैं, तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में दिखाते हैं। करंट को हम लोग किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। वोल्टेज को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। और याद रखिएगा, यहां से यहां अगर मैं डिस्टेंस लूं, मान लीजिए ये मैंने वोल्टेज वाला लिया, व्हाइट वाला, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और फिर से यहां से ऐसे ऐसे होके ये यहां तक गया, ठीक है। तो ये जो पूरा एक वेव ट्रेवल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। एक वेव जिसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट होने से, वेव लेंथ तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और यहां से यहां जो आपको टाइम लगा है एक वेव को पूरा ट्रेवल करने के लिए, स्टार्ट से एंड तक, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और आवर्तकाल को ही अगर आप उल्टा कर देते हो तो ये आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखोगे तो सही रहेगा, थोड़ा समझ लोगे फिर, ठीक है। तो ये तो 90 हो गए, समझ गए, कोई डाउट नहीं रहेगा अब इसमें। देखिए उसके बाद है, ठीक है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के, ठीक है, स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। देखिए जब भी आपको स्पेक्ट्रम बनाना होगा, ठीक है, पीला हो, हरा हो, लाल हो, रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है, श्वेत प्रकाश को कहां से, तो सिंपल है, आपका एक सफेद फिल्टर से इसको गुजारना होगा। अब यहां से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस याद रखना है, क्या याद रखोगे, एक चीज और याद रखिएगा, ये परिपथ का यहाँ बात हुआ है, ठीक है। यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात किया था, यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछे गए थे। याद रखिएगा जो करंट जो फ्लो होता है, मान लो जो मैंने यहाँ करंट लिखा, ये हमेशा आपका प्रोटॉन के डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो होता है। तो अगर मैं बोलूं करंट का जो डायरेक्शन है किसके डायरेक्शन में होगा, प्रोटॉन के डायरेक्शन में होगा कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो हमेशा आपका करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। तो यहां से आपने क्या समझा कि करंट का डायरेक्शन और प्रोटॉन का डायरेक्शन जो होता है सेम होता है, ठीक है। डीप में नहीं जाएंगे, अगर डीप में जाओगे तो फिर आपको समझ में आ गया कि प्रोटॉन एक्चुअली फ्लो नहीं करता, ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है। बट बस आपको इतना रखना है कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्रोटॉन के डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, आपका करंट से ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ कलर वाला हमने बात किया, तो याद रखिएगा प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं, प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं, ये पूछा जाता है। प्राथमिक कलर किसको पूछा जाता है। देखो कभी अगर इंग्लिश में बोल दूं या हिंदी में ही बोल दूं, थोड़ा समझ लिया करो उतना, ठीक है। अब प्राथमिक मतलब प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी कलर किसको बोला जाता है, तो RGB को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है, तो आपको याद रखना ये है आपका किसमें होता है, रेड कलर में होता है। प्लीज इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि जो कलर ब्लाइंडनेस, जो वरदानता बोलते हो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं वरदानता, जो एक जेनेटिक डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, याद रखिएगा, ठीक है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। और ज्यादातर बॉयज में होता है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो होता है, देखिए ये समझ लो, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले याद रखना वरदानता, ठीक है, ये क्या है, हेरिडिटी डिजीज। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, तो जॉन डेल्टन ने किया था। तीसरा मेनली ये किसको ज्यादा होने का चांस होता है, तो लड़कों को ज्यादा होने का चांस होता है। क्यों, क्योंकि लड़की जो होता है एज ए कैरियर काम, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा, बट मैक्सिमम बोलता है ना किसको इसको हो सकता है, तो बॉयज को, लड़कों को ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस। और ये रेड कलर में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ जो मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा और आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो गए अगर आपने ये चीज नहीं समझा तो।
अब यहां से 4 और 5 क्वेश्चन आपके फॉर्म होंगे। देखिए, जब भी एक प्रिज्म है, ठीक है, व्हाइट प्रिज्म आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म, ठीक है। अगर हम लोग यहां से व्हाइट लाइट देते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्या क्या यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। 7 कलर आपके निकले हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो 7 होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो याद रखिएगा वायलेट का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन किसका होगा, तो आपको याद रखना है वायलेट का होगा। सबसे ज्यादा बिखराव, कलर में होता है ना बिखराव ज्यादा होना, स्केटरिंग जिसको बोलते हैं, वो किसका होगा, तो वो भी आपका वायलेट का होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, तो आपको याद रखिएगा वो भी आपका वायलेट का होगा। और नीचे आता है रेड में आता है, तो जो जो यहां हुआ जस्ट इसका ऑपोजिट यहां होगा। एनर्जी इसमें कम होगा रेड कलर में, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, आपका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। इसका जो फैलाव है कलर का वो बहुत कम होगा। इसीलिए क्या होता है, रेड को हमेशा क्या होता है, आपको डेंजर सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। क्या के लिए यूज किया जाता है, आपका डेंजर सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा जैसे हम लोग नीचे आएंगे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट एनर्जी घटता जाएगा। ये चीज आपने समझा, प्लीज याद रखिएगा। आपको अगर पूछे कि वायलेट कलर का क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, विचलन सबसे ज्यादा होगा, आपका फैलाव मतलब स्केटरिंग सबसे ज्यादा होगा, और वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। वही अगर नीचे आए तो हम लोग का क्या होगा, आपका जो आपका स्केटरिंग मतलब फैलाव जो होगा बहुत कम होगा, बट इसका क्या होगा, आपका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। रेले ने एक लो दिया था, वो लो भी आपको याद रखना है कि जो भी फैलाव होता है, जो भी आपका जो बोलते हैं ना बिखरता, जो बिखरता जो है कलर, जिसको फैलाव बोलते हो, इंग्लिश में स्केटरिंग बोलते हैं, तो वो ये क्या इन्होंने क्या बोला था, जो भी आपका फैलाव होगा, जो भी आपका स्केटरिंग होगा, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा, वेवलेंथ के पावर 4 होगा। मतलब जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका जो फैलाव जो होगा वो उतना ही कम होगा। और प्रिज्म से जो लाइट 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, विक्षेपण बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्म होंगे। चलिए, ये चीज आप समझ गए। चलिए यहां आ जाते हैं। उसके बाद है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, स्टार्ट करता है, या बोल सकते हो एक्टिव करता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, हमने आपको क्या समझाया था, जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है उस किसको कहा जाता है, आपको हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है कि ये आपका जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है आपका हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है आपका पीयूष ग्रंथि। अब कुछ कुछ पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट, जो अगर मैं हाइपोथैलेमस का बात करूं, ठीक है, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस आपका बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक है, और जितना भी फीलिंग है, जैसे सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव जो सेक्सुअल फीलिंग आता है, किसी के लिए लव का फीलिंग आता है, ठीक है, ये जितना भी चीजें हैं आपको याद रखना है वो किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण। मैं फिर से बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस से मैंने क्या क्या बताया आपको, कि जितना भी आपका जो सेक्सुअल फीलिंग हो, चाहे आपका लव वाला फीलिंग हो, चाहे आपको थर्स्ट लगता है, थर्स्ट मतलब जो आपको प्यास लगता है, ठीक है, ये सब किसके कारण से होता है, तो आपको याद रखना है ये सब जो किसका कारण क्या है, आपका एक ही कारण है, वो है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो आपको याद रखना है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। बट अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दिया होगा तब आपको मारना है आपका पीयूष ग्रंथि। तो याद रखिएगा जो जो मैंने पॉइंट्स यहां आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद है द्रवभूति पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है। ये भी चीज आपको पता है, जो द्रवभूति जो पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें क्या होता है आपका, या एलपीजी डायरेक्टली दे दे तो क्या होता है आपको, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, ठीक है। इतना चीज याद रखिए। अब 2-3 चीज याद रखोगे। सबसे पहले आपका जो लाइटर होता है सिगरेट पीने वाला, उसमें क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है,
जो आपका बायोगैस होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, उसमें आपका मीथेन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, चलो मैं बता देता हूं कि कौन सा ऐसा ग्रह है, ठीक है, जिसको चारों तरफ, ठीक है, मीथेन का एक क्लाउड बना होता है। तो आपको याद रखना है नेपच्यून एक ऐसा, ठीक है, प्लेनेट है, पिंड है। नेपच्यून आपको पता होगा, प्लूटो जो खत्म कर दिया उसके पहले वाला नेपच्यून। तो नेपच्यून को चारों तरफ क्या होता है, मीथेन का क्लाउड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। और मीथेन का क्या होता है, मीथेन आपका बायोगैस में मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन क्या होता है, आपका एलपीजी, एलपीजी में होता है, ये चीज पहला पॉइंट याद रखोगे। ब्यूटेन आपका लाइटर में मिलता है, ये भी चीज याद रखोगे। ठीक है, प्लस अब एक चीज याद रखना, जो आपका एलपीजी होता है, ठीक है, एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है, तो जब वो लीक होगा तो पता कैसे चलेगा, तो उसमें एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसका नाम है आपका मिथाइल मरकैप्टन। ये याद रखना कि गंध मतलब लीकेज पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आपको याद रखना मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। यहां पेट्रोलियम की बात हुई है, ठीक है, तो मुंबई हाई में हमेशा ये वर्ड यूज करता हूं कि मुंबई हाई क्या चीज के लिए है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए मुंबई हाई से हम लोग पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। और एक चीज क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको कराया था पहले, कि जो पेट्रोलियम का जो गुणवत्ता है, ठीक है, कि वो कितना बर्न होगा, कितना कैलोरीफिक वैल्यू देगा, कितना अच्छा है, तो कैसे पता करेंगे, ऑक्टेन नंबर से। और डीजल का क्वालिटी कैसे पता करते हैं, C10 नंबर से। ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम, C10 नंबर आपका डीजल। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। चलिए इतना आप याद रखोगे, ये बहुत है। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या ट्राई करेंगे, हमने ये सोचा है, ठीक है, बाकी आप लोग बताना, कि ज्योग्राफी जो है आपका भूगोल और साइंस क्या है कि एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज तो एग्जैक्टली नहीं है, बट बहुत चीज उसमें ज्योग्राफी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइंस वाले, राइट। तो उसको भी मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ अगर जहां मुझे लगेगा कि मुझे ऐड कर देना चाहिए तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आर्ट्स का जो पेपर है पॉलिटी और हिस्ट्री उसको अलग रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंग को प्रवर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका आयोन मंडल, आयोनोस्फीयर। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहां हम लोग एक बार जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा लेयर वाला पार्ट, जो क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एरोप्लेन जो उड़ता है वो कहाँ उड़ता है, तो आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, आपको स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। तो एरोप्लेन आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिखते हुए भी चलता हूँ। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है आपका, देखो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब होता है समताप मंडल। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और नीचे वाला जो ट्रोपोस्फेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। बाकी मध्य मंडल को मेसोस्फेयर बोलते हैं, आयन मंडल, बाहरी मंडल, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि जो एरोप्लेन जो उड़ता है वो कौन से लेयर में उड़ता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका कौन सा, आपका स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं फास्टली। ठीक है, कि दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, वो कौन से लेयर में है, तो आपको याद रखना है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं कि जो आपका जो मौसमी घटना जो होता है, जितना भी आपका मौसमी घटना है, ठीक है, वो कौन से लेयर में होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसमी घटना, क्षोभ मंडल, आपका ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो होता है आपका समताप मंडल, एरोप्लेन जो उड़ता है आपका समताप मंडल, ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रोपोस्फियर है, जो मतलब जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, अगर 165 सेंटीमीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, मतलब हर एक 165 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर जाओगे तो 1-1 डिग्री सेल्सियस घटता जाएगा, किसमें, आपका ट्रोपोस्फियर में। ये चीज आपको याद रखना है। और जितना भी आपका कम्युनिकेशन, जो भी संचार होता है वो कौन से लेयर के कारण होता है, तो आपका होता है वो आयोनोस्फीयर के कारण, आयन मंडल के कारण। अगर पूछे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद्युत आवेश कौन से लेयर में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो भी आपको याद रखना है आयन मंडल में पाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ठंडा वाला लेयर कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका मेसोस्फेयर।
मतलब मध्य मंडल। इसमें क्या होता है तो ये याद रखिएगा, ये होता है आपका जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है, ये भी चीज एक याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मेटेरॉइड होता है, मेटेरॉइड मतलब जो होता है आपका धूमकेतु जो होता है, ठीक है, धूमकेतु बोला उल्का पिंड जो होता है, ठीक है, वो कौन से लेयर में आने के बाद, क्योंकि वो बहुत ऊपर से आते हैं, ठीक है, तो कौन से लेयर में आने के बाद वो जल के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर धरती पे आ गया तो सर्वनाश, तो याद रखिएगा वो है आपका मेटेरॉइड्स। जो आपके मेटेरॉइड्स है, जो भी आपके उल्का पिंड है, वो कहाँ आके बर्न हो जाते हैं, तो आपके याद रखिएगा वो है आपके मेटेरॉइड, जो कहाँ, तो आपका मेसोस्फीयर में आके वो बर्न हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा गया था जो कि आप लास्ट क्वेश्चन लिख लो, कि जो आपका जो आर्टिफिशियल उपग्रह होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो एक्सोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी मंडल बोलते हैं, ठीक है। प्लीज ये वाला भी याद रखना क्योंकि पूछा गया। आपको सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है वातावरण, ऑक्सीजन कितना होता है 21%, आर्गन कितना होता है 0.93%, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। मेरे साथ फिर से बोलो, इजी लग रहा है ना, यही एग्जाम में हार्ड होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 21, ये चलो पता होगा, आर्गन 0.93% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.04 वातावरण में होता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली छपेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो यहां आपका जो आयोनोस्फीयर वाला हो गया। चलिए, बहुत सारी चीज हमने आज आपको कवर करवा दिया, इसमें आगे आते हैं हम लोग। चलिए, चलो जितने लोग देख रहे हो सबसे पहले एक लाइक करो और मोटिवेशनल कमेंट करना, यस सर लगे हुए हैं हम भी, और आपका क्लास बहुत ही अच्छा है। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, जब लोग किसी को एप्रिसिएशन देते हो तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट नहीं आएगा अगर आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा मेरे लिए भी, तो ठीक है। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगता है। देखिए, अब प्रकाश का अपवर्तन पद तात्पर्य है। देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन। अपवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक आपने पढ़ा प्रवर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक होता है आपका आपका अपवर्तन, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश के समय प्रकाश की किरण का मुड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, अगर मैं यहां आपके लिए एक ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये है, मान लीजिए मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। मान लीजिए रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ये डेंसर मीडियम है, पढ़ते होगा ना आप लोग, तो ये सब विरल सरल ये सब, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मान लीजिए कोई लाइट यहां से आ रहा है, अभी सब में क्वेश्चंस करवाने वाला, तो ये क्या होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका लाइट है ये नॉर्मल होता है, आपको पता है ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, तो ये इसके तरफ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, जब भी रेयर से डेंसर आएगा, जो आपका लाइट है, जो आपको वेव है, वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। बट अगर मैं यही यहां से करता हूं, ठीक है, जब ये मान लीजिए ये यहां से उधर जा रहा है, तो ये अवे होगा, मतलब ये क्या होगा, दूर जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुकेगा। बट वही अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, ठीक है, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। चीजें समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का चीजें होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, आवृत्ति चेंज कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, आप शायद फेज वर्ड यूज नहीं करते हो, बट उसका जो फेज होता है वो भी चेंज, आवृत्ति और जो फेज है वो चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है आपका, आपका वेग मतलब स्पीड जो है उसका चेंज होता है, और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य जो है वो चेंज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं, ये क्या है, आपका रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, जो आपका जो तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, आपको याद रखना है, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण, अब मैं जल्दी इसी पे आता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। ये वाला जो वर्ड है, बस ये वर्ड दिया होगा, ये वर्ड ऑप्शन में आपको दिया होगा। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, कहा अपवर्तन, ठीक है। अब ये सिर्फ वर्ड याद रखना, अपवर्तन मतलब आपका रिफ्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पहला कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं, तो आपको याद रखना है अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो आप पेंसिल डुबाते हो, ठीक है, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था,
जो भी अपने प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से, अपने जगह से, ओरिजिनल जगह से आपका क्या हो, अलग दिखाई दे, वो उसका जो आंसर होगा वो अपवर्तन होगा। सबसे पहले मैंने बताया तारों का चमकना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो पेंसिल आप डुबाते हो, ठीक है, ग्लास में, पानी के ग्लास में भरा हुआ, तो ये क्या होता है, थोड़ा बेंड मतलब मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, आपका रिफ्लेक्शन के कारण। तीसरा क्वेश्चन, मछली क्या होता है, पानी में थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, रहता नीचे पर ऊपर दिखाई देता है, क्यों, आपका अपवर्तन के कारण। पैसा देखोगे पानी में गिरा दोगे ऊपर दिखाई देगा पर उतना होता नहीं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो ये सबका जो फंडा है आपका अपवर्तन है। और एक सॉलिड, एक जो और आपको याद रखना है आपका रिफ्लेक्शन से, वो है आपका कि जो सन होता है, जो सूर्य होता है, उगने से पहले और डूबने के बाद भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, उगने से पहले लगता है कि उगा हुआ है और डूबने के बाद भी लगता है कि अभी भी उगा हुआ है। तो ये क्यों होता है, तो ये भी होता है आपका रिफ्लेक्शन के कारण। बट यहां एक आप कंफ्यूज करते हो कि जो उगने से पहले जो लालिमा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, वो क्यों होता है, तो याद रखिएगा उसका कारण है परिकिरणन, स्कैटरिंग के कारण होता है वो चीज, ठीक है, जो लाल दिखाई देता है। और यही क्वेश्चन चेंज कर दे कि जो उगने से 5 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, ये क्यों होता है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन के कारण। प्लीज इतना चीज याद रखिएगा। एक दृश्यम स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला, चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कोई भी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें जो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है किसका होता है, आपका बैगनी का होता है। जल्दी से मेरे साथ बोलो, अगर बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है, आपका इसका परिकिरण मतलब स्कैटरिंग जो होगा आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, परिकिरण सबसे ज्यादा होगा। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है, तो बैगनी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका सर्वदाता रक्त कौन है, तो आपको पता है कि जो सर्वदाता रक्त जो है ये है आपका ए, मैंने ये चीज आपको पहले ही पढ़ा है। सर्वदाता मतलब होता है किसी को भी दे सकता है, ठीक है, एक होता है सर्वग्राही जो किसी से भी ले सकता है, तो सर्वदाता कौन है, तो आपको याद रखना है ओ, ठीक है, सर्वग्राही कौन है मतलब सबसे ले सकता है, तो वो है आपका ए बी, याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि जो कितने तरीके के ब्लड ग्रुप है, याद रखना 4, क्या है, एक ए है, बी है, ए बी है और ओ है, तो 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, वो रक्त परिसंचय तंत्र जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया था, परिसंचय तंत्र, तो वो है आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना कार्ल लैंडस्टेनर। अगर आपका ब्लड का कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, एनीमिया। और मैंने आपको समझाया था ब्लड का कमी होना मतलब ये नहीं कि, और हाँ, नॉर्मल जो एडल्ट होता है, जो नॉर्मल एज के, मान लीजिए आप एडल्ट हो तो आपके अंदर कितना ब्लड होगा, तो 5 से 6 लीटर होगा। तो ब्लड का कमी हो जाना ये नहीं कि मतलब आपका 5 लीटर था तो अब 3 ही लीटर आपका बचा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया। हीमोग्लोबिन का कमी हो गया मतलब क्या, आपका आरबीसी का कमी हो गया। तो ये समझ के रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड का कमी हो जाना मतलब आपके बॉडी में आरबीसी का मतलब हीमोग्लोबिन का कमी हो गया। और उसके लिए कौन सा विटामिन खाना जरूरी है, B12, जिस विटामिन में क्या होता है, आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको करवाया था, थोड़ा सा यहाँ देख लो कि WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, देखो WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ल्यूकोसाइट। WBC रेड ब्लड सेल को भी, RBC को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। याद रखना है ये सब, ठीक है, RBC मेरे साथ बोलो, RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो WBC है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ये होता है मोनोसाइट। सबसे छोटा वाला पार्ट जो होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ही जो है हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए यहाँ है स्पाइग्नोमीटर, आपको पता होगा स्पाइग्नोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो पूछा है कि ब्लड प्रेशर क्या क्या के लिए यूज किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ जल्दी से ब्लड प्रेशर पे एक बार हम लोग बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर होता है, उससे ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो क्या से नापा जाता है, स्पाइग्नोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए कौन सा पार्ट हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, अगर
ग्लैंड में अगर बोले कौन सा ग्लैंड, तो आपको याद रखना एड्रेनल ग्लैंड। दूसरा अगर ब्रेन वाला पार्ट में बोले कौन सा वाला पार्ट, तो हाइपोथैलेमस भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा धातु इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था सोडियम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि जो रक्त का प्रवाह है, ठीक है, वो आपके स्पीड हो गया है। ठीक है, स्पीड हो गया मतलब चाल उसका स्पीड हो गया आपके शरीर में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है 120/80। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं सिस्टोल, नीचे वाला को क्या बोलते हैं डायस्टोल। अगर मैं बोलूं ठीक है कि रक्त आपको ब्लड प्रेशर नापना है, तो आप कौन सा मतलब पार्ट क्या सीरा नापते हो, धमनी नापते हो, किस पे प्रेशर नापते हो? ब्लड का प्रेशर नापा जाता है, ये भी समझता। ब्लड जो है आपका, ये जो पाइप बिछा हुआ है आपके पूरे शरीर में, उस पे कितना प्रेशर लगाते हैं वही नापा जाता है। तो हम लोग धमनी पे देखते हैं कि ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है, मतलब आर्टरीज पे देखते हैं कि कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, वो चीज याद रखिएगा। ईसीजी से क्या नापते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ईसीजी से नापते हैं हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बार बार बोलता हूं मैं। ठीक है, और ईईजी से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी ये क्या होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो माइंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो देखता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे आते हैं हम लोग कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। देखिए पृष्ठ तनाव आपको पता है, पृष्ठ तनाव मतलब समझते हो क्या होता है? दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहता है, आप भी स्टेबल होना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है। इसीलिए मिनिमम एनर्जी, कोई भी एनर्जी, ठीक है, कोई भी जो सरफेस एरिया है किसी भी चीज का, वो कम कब होगा, जब वो स्पेयर के सेम में हो, जब वो गोल होगा तब क्या होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, वो सबसे कम एनर्जी लेते हैं, सबसे उसका एरिया जो देखोगे सबसे कम होता है। ठीक है, तो वही बात यही है। तो पृष्ठ तनाव से क्या क्या क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट। देखो सबसे पहले याद रखना इसका यूनिट क्या है, तो आपको याद रखना इसको फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा अगर निकालने भी दे सकते हो तो ये लिखते हैं F/L। एल क्या होता है आपका न्यूटन, एल क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाता है इसका आंसर, न्यूटन पर मीटर। अगर इसको ही किसी और फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल पर मीटर याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन से पूछा गया, याद रखिएगा, जो आपका बारिश का जो पानी होता है वो गोल क्यों होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका रेन ड्रॉप जो होता है, गोल क्यों होता है, आपका सरफेस टेंशन के कारण। फूड जो है, गर्म फूड हमें इतना टेस्टी क्यों लगता है, ठंडा क्यों नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम लोग गर्म फूड खाते हैं तो इजिली वो फैलाव हो जाता है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये जो पृष्ठ तनाव का जो कंसेप्ट है ना, कहां से निकल के आया पता है? ये निकल के आया कोएसिव फोर्स से, संयोजक बल, ये सब पढ़ते हो ना आप लोग, कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स क्या होता है? असंजक संयोजक बल जो पढ़ते हो, तो जो कोएसिव फोर्स जो होता है, जब सेम अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएसिव फोर्स। और जो डिफरेंट, मतलब मान लीजिए पानी के मॉलिक्यूल के साथ पानी के मॉलिक्यूल में ही लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या लगता है, वो कोएसिव फोर्स है। तो ये जो आपका पृष्ठ तनाव का जो कंसेप्ट होता है ये कोएसिव फोर्स से निकल के आता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि देखो पानी अगर हाथ पे रखोगे तो हाथ को आपको भिगा देगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो कोएसिव फोर्स है कम है। ठीक है, बट अगर आप जो मार्करी रखोगे, पारा रखोगे तो आपको नहीं भीगाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, उसके अणुओं के बीच में खुद इतना फोर्स लगा हुआ है कि आपको इसको भिगा नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझना। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो याद रखना जो रेन ड्रॉप होता है, ठीक है, उसका गोल क्यों होता है, तो आपको याद रखना है ये आपका सरफेस टेंशन के कारण। फूड हमें टेस्टी क्यों लगता है, फूड गर्म फूड हमें टेस्टी क्यों लगता है, तो आपको याद रखना है वो भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और मॉस्किटो याद रखना क्या होता है कि मॉस्किटो जो होता है आपका कि पानी में जो जहां बहुत सारा मॉस्किटो फैला होता है किसी पानी में, उसमें किरासन डाल देते हैं, क्यों? किरासन डालने से क्या होता है कि पानी का जो सरफेस टेंशन है वो घट जाता है, अपने मॉलिक्यूल जो एकदम चिपका के रखता है वो अलग अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका उसमें ही उसका जो बच्चा लार्वा ये सब होता है, अंडा उंडा सब उसमें डूब के मर जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, किरासन डालने से क्या होता है आपका, क्या होता है आपका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन, आपको पता है जो डायनामाइट डिस्कवर किया था किसने किया था, आपको याद रखना अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, क्या याद नाम रखोगे, अल्फ्रेड नोबल। और जो नोबल अवार्ड जो दिया जाता है वो कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। पहले 6 क्षेत्र में दिया जाता था,
ठीक है, उस पे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अभी इतना याद रखना, साइंस पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट का डिस्कवर किया था, ठीक है। और जो भी ये डायनामाइट होता है बेसिकली इसमें क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा इसको ये करने के लिए, मतलब जो ब्लास्ट करते हैं तो नाइट्रोग्लाइसरीन, ये भी पूछा गया, जो ब्लास्ट करने के लिए क्या यूज होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन यूज होता है। इसी तरीके से जल्दी से बोलो, एटॉम बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब का डिस्कवर किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। एटॉम बॉम्ब का नहीं, एटॉम बॉम्ब का किसने किया था, तो एटॉम बॉम्ब का दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब बोलेगा तो एडवर्ड टेलर याद रखना है, और एटॉम बॉम्ब अगर बोले तो 2%, इसको किसने बनाया, तो ओटो हॉर्न ने बनाया, और इसका विकास किसने किया, तो ओपेनहेयर ने किया। दोनों नाम, आप तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किस रोग का प्रतिरोध के लिए बीसीजी, बीसीजी टीका क्यों लगाते हैं, तो आपको याद रखना है, बीसीजी जो टीका लगाते हैं हम लोग क्यों लगाते हैं, वो टीबी के लिए लगाते हैं, ठीक है। टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखोगे। वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखोगे। और नेक्स्ट याद रखोगे कि डॉट दिया जाता है, आपने नाम भी सुना होगा डॉट, हमेशा ये न्यूज में भी आपने देखा होगा। तो डॉट का फुल फॉर्म क्या है जो टीबी के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो डॉट जो है टीबी के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होता है, ठीक है। अब टीबी से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कुछ चीज आपको याद रखना है कि टीबी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको खोज किसने किया था, ठीक है। तो याद रखें टीबी का जो बैक्टीरिया का जो खोज किया था वो किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। और याद रखिएगा जो टीबी है इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको नाम जाना जाता है, इसको व्हाइट प्लेग, व्हाइट प्लेग, क्या, व्हाइट प्लेग। और टीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिट्रिक से आपको याद करवाया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, क्योंकि टीबी अगर किसी को हो जाएगा तो वो चैन से नहीं रह पाएगा, वो खांसते रहेगा, इसलिए कहाँ है आपका, चेन्नई में है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बट टीबी को याद रखें, टीबी का बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने किया था, पर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है, एंटन वेन लुवेनहुक को बोला जाता है, ठीक है। और यही मैं बोलूं कि आपको जो मलेरिया है उसका पैरासाइट का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, परजीवी का डिस्कवर किसने किया था मलेरिया का, तो रोनाल्ड रोज ने किया था, ठीक है। प्लीज ये सब याद रखा कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए और देखते हैं हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्या है हमारा। चलिए इसको क्लीन किया जाए। देखिए गणन में सहायक गणितज्ञ साधन के रूप में जो लघु गणक जो लॉगरिथम होता है, पूछा कि लॉगरिथम का डिस्कवर किसने किया, तो याद रखना लॉगरिथम का डिस्कवर जॉन नेपियर ने किया है, सिंपल याद रखना, जॉन नेपियर ने क्या किया, आपका लॉगरिथम का स्केल किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, जो हम लोग रिक्टर स्केल होता है, आपने पढ़ा होगा, जो रिक्टर स्केल जो होता है ना, जिसपे हम लोग तीव्रता नापते हैं, किसका, आपका अर्थक्वेक का, तो वो भी एक लॉगरिथमिक स्केल है, वो भी पूछा गया था, याद रखिएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, आपको याद रखना है, हेनरी बेक्यूरेल। अब यहां से बहुत क्वेश्चन बनते, जब मैं रेडियो एक्टिविटी का बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, सीसा होता है, लीड होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में 3 रेज निकलते हैं, ठीक है, एक होता है अल्फा बीटा गामा, जिसमें कि आपका अल्फा और बीटा का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था। ये वही रदरफोर्ड है जिसने आपको नाइट्रोजन का भी डिस्कवर किया है, और आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, परमाणु का जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसका भी डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ जो न्यूक्लियस बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, प्लीज इतना समझ के रखो, ठीक है। तो आपका फादर ऑफ न्यूक्लियस जो बोला जाता है आपको रदरफोर्ड को बोला, जिसमें कि आपका अल्फा बीटा जो होता है, याद रखिएगा ये रेज है, ये किरण है, ठीक है। बट जो आपका गामा जो होता है ये रेज तो है ही, बट ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका गामा है ये क्या, आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और गामा का ही याद रखिएगा भेदन क्षमता जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और अगर मैं बोलूं कि आयोनाइजेशन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको याद रखना है अल्फा का जो होता है आयोनाइजेशन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा भेदन क्षमता गामा का सबसे ज्यादा है, और आपका जो आपका आयोनीकरण आयोनाइजेशन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा अल्फा का है। पता है आयोनाइजेशन का मतलब भी पूछा गया था कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अल्फा का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन आया भी, आपने समझ लिया। आयोनाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी भी
किसी भी एटम का, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक एटम है, उसके बाहरी सेल में, ठीक है, बाहरी वाला सेल में कोई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। मतलब इसका आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। ये चीज भी पूछा गया है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी वाला सेल से निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और वही अगर हम इलेक्ट्रॉन देना है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में याद करके रखना, ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन ये सब, ठीक है। चलो, तो याद रखना कि ये दोनों जो है आपका क्या है, आपका रेज है, पूछा जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबकीय वेव कौन सा है, तो सिर्फ एक है, आपका गामा है। तो अल्फा बीटा का किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, बट आपका गामा का डिस्कवर किसने किया, तो विलार्ड ने किया। और आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है आपका रेडियो एक्टिविटी का, तो वो होता है आपका लीड, याद रखिएगा। और रेडियो एक्टिविटी जब हम लोग यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो उसमें क्या हम यूज करते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव जो धातु है, धातु बोल रहा हूं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी आपका जो तत्व है उस पे क्या, उसके साथ क्या यूज करते हैं उससे एनर्जी बनाने के लिए, तो न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल के बारे में इतना याद रखिए। और एक याद रखना, जो आपका रेडियो एक्टिविटी है इसको काउंट किससे करते हैं, किससे काउंट करते हैं, तो याद रखिएगा इसको काटते हैं हम लोग, जो नापा जाता है वो है आपका जीएम काउंटर से नापा जाता है। और इसका यूनिट क्या है, बैक्यूरेल है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका यूनिट बैक्यूरेल, कहेंगे क्यूरी भी लिया जाता है, पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यही है, ठीक है, याद रखिएगा। आज इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा बीएसएससी तक थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस चल रहे हैं ऐप पे उनके लिए भी वीडियो अपलोड करना होता है। सो बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, तो सबसे पहले एक जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर पे हम लोग बात करते हैं। आप मास्टर हो जाओगे, मैं ठीक से फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, यू विल बी मास्टर एंड यू विल बी अमोंग द टॉपर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज, ठीक है। तो प्लीज पेशेंस बना के देखते रहिए। और सफेद फॉरस, देखो सफेद फॉस्फोरस हमेशा किस में रखा जाता है, सबसे पहले तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फॉस्फोरस होता है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, तो याद रखना P4। इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, चतुष्फलकीय इसका स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। रेड फॉस्फोरस को हम लोग यूज करते हैं माचिस में, माचिस बनाने में, ठीक है, जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, ये याद रखना, सब क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो रेड फॉस्फोरस हमेशा रखा जाता है, तो याद रखना जल में रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, ये जो 66 बीपीएस में पूछा गया था, जो बेंजीन जो होते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितना पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड है, आपको बताना है। चलिए ये कमेंट कीजिएगा आप लोग। और मिट्टी का तेल में कौन सा चीज रखा जाता है, तो आपको याद रखना आपका सोडियम एंड पोटासियम जो होता है मिट्टी का तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। जय हिंद।